चलो तो देखो ये है मैक्सिमम पावर थ्योरम, जो ये बताता है कि किसी भी सर्किट में मैक्सिमम पावर जब यूज होगा तो वो कितना होगा। तो जैसे देखो मैक्सिमम पावर थ्योरम बोल रहा है कि आपके पास सर्किट है जहां ये आर जो है क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी देखो स्टेटमेंट बोलता है कि पावर आउटपुट जो होगा वो मैक्सिमम तब होगा, P आउटपुट इज मैक्सिमम व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। देख पा रहे हो? और मैक्सिमम पावर कहां पे, तो इस R के क्रॉस, ठीक है, इस R के क्रॉस। क्योंकि देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जाहिर सी बात है यहाँ जो रेजिस्टेंस डालोगे उसके क्रॉस पावर आएगा। तो इस सर्किट में तो दो रेजिस्टेंस है ना, सर्किट में तो दो रेजिस्टेंस है, तो आप किसके क्रॉस पावर का बात कर रहे हो, तो किसके क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल आर, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस बात कर रहे हैं। प्रूफ कैसे होगा उसका एक अंदाजा आपको दे दिए, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, आई को हमने E बाई आर प्लस आर होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया इनटू आर। अभी देखो ये इक्वेशन में बना, और पावर को P मैक्स होने के लिए dP बाई dR इक्वल टू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम का एक केस होता है। और जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर आएगा। बोलो बस वही याद कर। हाँ याद करना है, अब तो आधा पूरा प्रूफ ही हम लोगों को रास्ता होता है, रास्ता पूरा चाहिए तो हम कॉपी में। तुम लोग में से कोई फोन लेके आता है नहीं ना, हम भी पहले मैसेज कर रहे थे, फिर याद आया कि ऐसा कोई ठिकाना नहीं है, गरीब आदमी अगर छोटा है ना उसको नहीं मिलेगा। खैर बात को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ते हुए यहां पहुंचते हैं। मैक्सिमम पावर और पावर इनपुट की हम बात करना चाह रहे हैं। मैक्सिमम पावर किसी भी सर्किट में जो आउटपुट मिलता है वो कितना मिलता है, कितना पावर देते हैं, E स्क्वायर बाई 4R, यह है मैक्सिमम पावर आउटपुट हमको मिल सकता है। अब देखो कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर का बात हो रहा है ना, कब के लिए बात हो रहा है, समझाना ये चाह रहे हैं कि सर्किट के क्रॉस मैक्सिमम पावर कितना मिल सकता है। वो तो मिलने का कंडीशन ये रहा, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर होगा तभी मिलेगा, ठीक, लेकिन कितना मिलेगा, आर तो कांस्टेंट है, तो आप बता रहे आर कांस्टेंट है, बड़ा आर, हाँ बड़ा वाला आर कांस्टेंट है, ठीक है, इस पूरे सर्किट में बड़ा वाला आर कांस्टेंट है, ये बात एकदम सही है। लेकिन वो कांस्टेंट कितना लेंगे इस वैल्यू डिपेंड करता है ना। मान लो हम यहाँ पे 2 ओम लगा है तो हो सकता है हमको मैक्सिमम पावर नहीं मिले, 3 ओम का लगा है तो हो सकता है मैक्सिमम पावर मिल जाए, क्योंकि ये भी 3 ओम का है, समझे बात। इसी वाले से मैक्सिमम निकलने का कंडीशन नहीं है, मतलब छोटा वाला आर दिया हो, हाँ ये दिया होगा क्योंकि ये सेल का पार्ट है ना, ये तो सेल के अंदर है, तो सेल का जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस अगर हमने एक्सटर्नल सर्किट पे लगाया, आर के बदले छोटा वाला आर लिखेंगे बस सॉल्व हो जाएगा। हाँ आई अगर दिया हो, आई निकालना है तब वही तो है, E स्क्वायर बाई 4R। ये डिराइव, इसको आगे जब डिराइव करोगे तो ये भी वैल्यू, क्योंकि देखो P मैक्सिमम का वैल्यू का कंडीशन ये हमने लिखा, P मैक्सिमम का कंडीशन हमने ये लिखा। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम पावर, और जो मिलेगा उसका वैल्यू कितना होगा, E स्क्वायर बाई 4R। अभी कैपिटल या स्मॉल, क्योंकि मैक्सिमम जैसे हमने बोल दिया तो मतलब ये और ये बराबर ही, ठीक है। दूसरी बात सुनो, हमने पावर दिया कितना, E बाई आर प्लस आर होल स्क्वायर, कोई कष्ट, ठीक है। अभी इसको जब सॉल्व करें हम लोग तो आया, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये आएगा, तो क्या बचा, E स्क्वायर बाई आर प्लस आर, है ना, है ना, तो सॉल्व किया। यह है। अब हमको पता है कि मैक्सिमम पावर में ये दोनों बराबर होता है, तो चाहे आप इसको स्मॉल आर मान लो या इसको कैपिटल आर मान लो, तो क्या आएगा, E स्क्वायर बाई 2 कैपिटल मान पे बाहर वाला रेजिस्टेंस लगे क्या, आउटपुट में बाहर वाला रेजिस्टेंस दोनों ले सकते हैं, देखो दोनों लिखे हैं। अरे कैपिटल और स्मॉल आर बराबर है ना, अगर हम मैक्सिमम का बात कर रहे हैं तो बाहर लो चाहे अंदर लो, अगर हम जैसे ही बोलते हैं मैक्सिमम पावर तो दोनों तो बराबर हो गया, क्योंकि उसका कंडीशन यही है। पीछे का बोल रहा है इनपुट में भी दोनों ले सकते हैं, ये भी लिखे हैं तो
ये भी लिख सकते हैं। अबे ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अबे देखो पावर दिया था कितना और पावर मिला कितना, इंटू 100 करेंगे तो मैक्स परसेंटेज मिल जाएगा एफिशिएंसी। मतलब जितना पावर दी और जितना पावर बन जाएगा वो, कौन सा ये वो वाला सबसे ऊपर जाएगा 200 ना होगा। आउटपुट बाय इनपुट होता है ना, क्या किए हमें उल्टा कर दिया, इनपुट बाय आउटपुट किया, जबकि ये होगा 4 और ये होगा 2। अबे ठीक है, समझ गया ना वो समझो, तो बात समझ गए सब लोग। तो हमको मिला इनपुट हम इतना दिए थे लेकिन आउटपुट सिर्फ इतना ही मिला, एफिशिएंसी जो हुआ वो कितना हुआ, आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100, तो एफिशिएंसी कितना हुआ 50%। इसीलिए बोलते हैं कि आप एक पंखा चलाइए 1 घंटा एसी पे मतलब इन्वर्टर पे, और वही पंखा को 1 घंटा ही चलाइए इन्वर्टर पे, दोनों पर इन्वर्टर बोल दिए। आप इस पंखा को चलाइए 1 घंटा मेन लाइन से मतलब जब लाइन हो तब, और इसी पंखा को 1 घंटा चलाइए जब लाइन नहीं हो मतलब इन्वर्टर से। बिजली ज्यादा किस में लगेगा इनडायरेक्टली, इन्वर्टर वाले में, क्योंकि जितना ये यूज कर रहा है उसका उतना ही और वो चार्ज होने में वेस्ट नहीं करता है एनर्जी बैटरी। ठीक है, मैं क्या कुछ नहीं। पिछली बार जो बताए थे वो कैपेसिटर के लिए था, इस बार जो बताइए करंट। आप बोले थे बैटरी, कोई भी बैटरी। हाँ, अगला पॉइंट लिखिए, इफ अ हीटर बॉयल्स, देखो ये जो अभी लिखवा रहा हूं डायरेक्टली आएगा, अगर आया तो डायरेक्ट आएगा, जो आंसर दूंगा वो डायरेक्टली ऑप्शन में मिलेगा। इफ अ हीटर बॉयल्स, थ्योरी का पार्ट है, क्वेश्चन था थ्योरी में बना के जाएगा। इफ अ हीटर बॉयल्स certain amount of water, if a heater boils certain amount of water in t1 minute, certain amount of water in t1 minute, मॉडर्न वाले का लास्ट जो भेज खत्म हो गया, आखिरी पार्ट भेजूंगा। नहीं खत्म कहाँ हो गया, अभी आधा घंटा देख तेरा प्रॉब्लम बहुत दिन हो गए। लास्ट लेक्चर 8 वाला, हाँ एक नया लेक्चर भी भेज रहे हैं। 7 था 8 बजाओ, अगला आखिरी होगा 9, मतलब जो मंडे को भेजिएगा आज रात में। इफ अ हीटर बॉयल्स याद दिला देना मुझे, बड़ी जल्दी आप कुछ पहले कंप्लीट किए। हाँ देख लीजिए। आगे देखिए, If a heater boils certain amount of water, ये सर का शकल भी अच्छे से नहीं देखी होगी। सर का certain amount of water in t1 minute, if a heater boils certain amount of water in t1 minute and other heater boils same amount of water in t2 minute, if a heater boils certain amount of water in t1 minute and other heater boils same amount of water in t2 minute, if a heater boils certain amount of water in t1 minute and other heater boils same amount of water in t2 minute, other heater boils same amount of water in t2 minute, full stop. When connected in series, they will boil the same amount of water in, when connected in series they will boil the same amount of water in series they will boil the same amount of water in series they will boil the same amount of water in t3 is equal to t1 plus t2 minute। ठीक है, ठीक है। water in T3 is equal to T1 plus T2, मतलब मान लो मेरे पास एक हीटर है जो मान लो 1 लीटर पानी को T1 टाइम में बॉयल कर देता है, बोर्ड देखना। ठीक है, मेरे पास एक दूसरा हीटर है जो पानी को T1 टाइम में बॉयल कर, हाँ दूसरा हीटर 1 लीटर पानी को ही कितने टाइम बॉयल कर रहा है, T2 टाइम में। अभी क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि अगर हम इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ा
उसके बाद ये सेम अमाउंट ऑफ वाटर को कितने टाइम में बॉयल करेगा, तो कितने में करेगा, फॉर्मूला मतलब टाइम अधिक लगेगा कि ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। ये प्रॉब्लम वाला बात हो गया। हम 10 लिखे हैं कि माइनस लिखे? देख ध्यान से, ज्यादा लगेगा। तो प्रॉब्लम ये वाला है कि भाई अगर हम एक हीटर से बॉयल कर रहे हैं तो मान लो 10 मिनट में हो रहा है, दूसरे हीटर से बॉयल कर रहे हैं तो मान लो 15 मिनट में हो रहा है, तो हम कहना ये चाहते हैं कि अगर हम दोनों हीटर को एक साथ सीरीज में जोड़ दिए उसके बाद 1 ही लीटर पानी बॉयल करें, करंट तो एक ही तरफ से ना आ रहा है, हाँ, तो क्या फर्क पड़ता दोनों है, को हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो उसको तो और जल्दी होना चाहिए था, बट ये उल्टा हो रहा है। क्या उल्टा? इसका कारण ये है कि इसमें जो करंट आएगा वो कम हो जाएगा। करंट कम क्यों हुआ, क्योंकि V इज इक्वल टू आई होता है, आंख फाड़ के देखो तो ये समझ में आ रहा है, हाँ? और एक का रेजिस्टेंस था समझ में आ रहा है, दूसरे का भी था समझ में आ रहा है, दोनों को जोड़ दिए तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 प्लस R2, क्योंकि आपने सीरीज में जोड़ा है, और चूंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या होगा, घट जाएगा, करंट घट गया तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, R भी बढ़ गया और I घट गया, लेकिन हम भी तो वही बोले थे, करंट दोनों के तो पास दोनों में तो सेम ही करंट जा रहा है, दोनों वाला बात नहीं, करंट ओवरऑल जो था वही घट गया, दोनों से ही करंट घट गया, जो भी था गलत था, ही जान लो, दो भी तो बोले तो गलत। नेक्स्ट, इन पैरेलल, मतलब जैसे हम इन दोनों को सीरीज में जोड़े वैसे ही इन्हीं दोनों को अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको T3 को T S करो तो और अच्छा लगेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, T S कर दो, ठीक है। अगर इसी को TP करें तो T1 T2 बाय, पैरेलल में कर दिया, हाँ पैरेलल, स्टेटमेंट वही रहेगा सारा। हाँ सेम 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 सेम, ठीक है। चलिए जरा इसको पॉज करो, आगे देखते हैं फिर समझाएंगे। देखो बाबू, ये जो केस है ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का, इसमें बहुत कुछ भी हमको पढ़ाएंगे कि कैसे गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाए, कैसे रेंज बढ़ाया जाता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। बट अभी आइडियली हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितने रेजिस्टेंस का होता है, क्योंकि आइडियली हम लोग के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हम लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, एमीटर का रेजिस्टेंस 0 हो, बट क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, बट एक आइडियल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं वो यहां लिखे। गैल्वेनोमीटर के लिए आइडियल रेजिस्टेंस कितना बोलते हैं, 10। देखो गैल्वेनोमीटर और एमीटर और वोल्टमीटर 3 इंस्ट्रूमेंट है। एमीटर नॉर्मल, अच्छा एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों क्या मेजर करता है, करंट, तो दोनों में कुछ डिफरेंस। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज, तो गैल्वेनोमीटर का 10 ओम रेजिस्टेंस होता है ऑलमोस्ट, एमीटर का 1 ओम और वोल्टमीटर का किलो ओम। दोनों में डिफरेंस ये होता है, एम्पियर में वो डिफरेंस ये होता है कि गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होता है, जरा सा भी करंट आएगा फटाफट रिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है, जबकि एमीटर थोड़ा सा कम सेंसिटिव होता है। एमीटर के बारे में जाने, एमीटर करंट मेजर कर रहा होता है, एमीटर या गैल्वेनोमीटर दोनों को ही हमेशा सर्किट में कैसे लगाते हैं, सीरीज में, जबकि वोल्टमीटर को कैसे लगाते हैं, पैरेलल में। तो एमीटर या गैल्वेनोमीटर को कैसे लगाते हैं, सीरीज में, वोल्टमीटर को लगाते हैं पैरेलल में। तो ये हम पढ़ रहे हैं एमीटर को कैसे लगाएंगे, सीरीज। देखो ये हमारा नॉर्मल सर्किट है और इसमें जो भी करंट है उसी सर्किट को हमने ऐसा कन्वर्ट करा, मतलब पहले मान लो ये नॉर्मल था, अभी हम अगर यहाँ एमीटर लगा रहे हैं जैसा पता करंट बदलेगा ना करंट, क्यों नहीं बदलेगा, एमीटर का कुछ रेजिस्टेंस नहीं है। हमको मेजर करना था ये वाला करंट, लेकिन जैसे ही आपने इसमें एक एमीटर लगाया कनेक्टेड इन सीरीज, तो आप जो मेजर कर रहे हैं करंट बीइंग मेजर, जो मेजर हो रहा हो कितना, ये हो रहा है I dash इज इक्वल टू E बाई R प्लस R, E बाई R प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर को RA लिख दिया है, क्योंकि हम स्मॉल अक्षर दिखाई देगा, ठीक है।
हमको मेजर करना था आई और हम मेजर कर रहे हैं आई कर रहे हैं क्या आई डैश आई इसको प्रॉब्लम हुआ ना। अच्छा तो आइडियली जो मेजर करना था वो इतना था और जो मेजर कर रहे हैं वो इतना है। तो कायदे से एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 0 आइडियली बट इज इट पॉसिबल नो। तो प्रैक्टिकली इट हैज अ वेरी लो रेजिस्टेंस। मतलब ये कि अभी हम एक गैल्वेनोमीटर या बहुत सारे डिवाइसेस को एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो जो कन्वर्जन करेंगे वो कैसे करेंगे क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर मान लो को गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में तो हमको क्या करना होगा किसी तरीके से रेजिस्टेंस को घटाना पड़ेगा। अभी बड़ा अजीब बात रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है घटाएं कैसे। गैल्वेनोमीटर को मान लो आपसे हम बोल रहे हैं कि मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है हमको उससे एमीटर का काम लेना तो कैसे लें। तो किसी भी तरीके से वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को घटाना होगा ना तभी तो एमीटर में इंटरैक्ट करेगा। अब फिर से बात यह है कि रेजिस्टेंस तो फिक्स है हटाएं कैसे। तो कुछ उपाय करेंगे कल देखते हैं कैसे चेंज होगा ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना अगले क्लास में फिर इसको क्या गैल्वेनोमीटर से एमीटर क्या कर रहे हैं वो अगली क्लास में यही हेडिंग बनेगा इसको पढ़ाना है ठीक है। चलिए।